Hello everyone, I am Neha Sharma from Gurudev Coaching Center and today's we will discuss about the nucleic acid. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है. न्यूक्लिक एसिड इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज़ इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, तो न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले खोज किसने की थी? हु डिस्कवर इट? इट इज़ डिस्कवर्ड बाई एफ मीशर, जिन्होंने इसको एक अलग नाम दिया, दैट इज़ न्यूक्लिन. ठीक है. अब इसके बाद एक अलग साइंटिस्ट आए, दैट इज़ अल्टमान. अल्टमान ने इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, दैट्स वाई हम इनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. अब हम इनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, लेकिन किसी वजह से तो इनका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा होगा. इनका नाम जो न्यूक्लिक एसिड पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड. ठीक है. अब जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो इसके अंदर क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम खोलते हैं धीरे धीरे. जैसे ऊन का गोला होता है ना, जब वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है तब उसका एकदम डिफाइंड स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता. ठीक है. जब आप उसको खोलते जाते हो, सुलझाते जाते हो, तो उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं. ठीक है. वो एक अरेंज फॉर्म नहीं होती, ये एक अरेंज फॉर्म है. ठीक है. क्योंकि आपका जो डीएनए होता है वो 2.5 अप्रॉक्सीमेटली लंबा होता है. ठीक है. तो उसको अगर हम ऐसे ही कहीं भी किसी भी सेल में डाल देंगे, किसी भी सेल में उसको रख देंगे, तो देयर विल बी अ चांसेस टू डैमेज द डीएनए. ठीक है. तो हमें उसे कुछ अरेंज करके रखना पड़ता है. ठीक है. तो डीएनए इज इन द कॉइल फॉर्म प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अब जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हमें जूम करके देखें तो इसमें क्रोमोसोम नज़र आएगा आपको. ठीक है. अगर क्रोमोसोम का हम एक पार्ट काटें यहाँ से और इसके अंदर के मटेरियल को निकालें तो ये हमको कुछ इस तरह से नज़र आएगा. मतलब जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग पे आपने बीड्स लगा दिए हों. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम मॉडल. न्यूक्लियोसोम मॉडल ये भी आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, क्लास 12 के चैप्टर में बायो के. तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होता है डीएनए को एक अरेंज करने के लिए रखता है. ठीक है. मतलब एक बॉक्स होता है, उसके अंदर डीएनए को कॉइल्ड फॉर्म में रखते हैं, उसको बंद कर देते हैं और फिर वो डीएनए एक डेफिनेट शेप में अरेंज रहता है. उसका डैमेज ऑफ चांसेस बहुत कम होता है. ओके. अब इसके बाद हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर. न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है. डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है. राइबोन्यूक्लिक एसिड इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज आरएनए. ठीक है. अब हम इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नॉर्मली दिखाई देगा. ठीक है. लेकिन हम इसके जो अंदर के स्ट्रक्चर हैं, जो फंक्शन है, वो हम पढ़ेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो. ओके. तो जब हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड को देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द अनदर स्ट्रैंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर. इट इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है. ये जो एक स्ट्रैंड होता है वो दूसरे स्ट्रैंड से एंटी पैरेलल होता है और इनके जो बीच की डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम. अगर हम इसकी लेंथ को देखें तो इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम और इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं विच इज़ हेल्ड टुगेदर विद द हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो सारे के सारे जुड़े रहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस. और बीच में इनके एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट होता है. क्यों एनवायरनमेंट होता है? अगर बीच में वाटर आ जाएगा तो इनकी नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनके बीच की स्टैकिंग को वो डिस्टर्ब कर देगा. इसका मतलब वो डीनेचर हो जाएगा, डीएनए का स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट होता है. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. एंड जब हम देखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड को, देयर इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. सेम इसमें स्ट्रक्चर तो सेम होता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड है.
लेकिन इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। लेकिन एट द मॉलिक्यूलर लेवल इसमें एक और डिफरेंस है। जनरली न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म्ड विद द डीऑक्सीराइबोज और पेंटोज शुगर विच इज़ अ 5 कार्बन शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो जब हम पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके पास 5 कार्बन है, मैंने भी बताया 1 2 3 4 5। इसके फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे क्या होता है? HOH, सेकंड में H, थर्ड में HOH एंड फोर्थ में H एंड कार्बन ऊपर CH2OH। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 प्राइम पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डीऑक्सी। ओके, अब अगर हम राइबो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे 2 प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो इसलिए हमने इसको बोला राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने इसको बोल दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब हम आते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मतलब जो आपका DNA है उसमें अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ठीक है, और RNA है उसमें अलग टाइप के होंगे, लेकिन सिर्फ एक, इसमें सारे नाइट्रोजनस बेसिस सेम होंगे एक्सेप्ट 1। अब हम उसको देखते हैं कौन सा होता है। प्यूरिन को जब हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है, कैसा होता है, मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है इसका। इट इज़ अ 9 कार्बन शुगर, ठीक है, और जो प्यूरिन होता है उसके 1379 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन जो होता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन होते हैं इसमें, और इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? 1 पे और 3 पे। ओके, प्यूरिन को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, जब हम पिरिमिडिन को देखते हैं तो इसमें 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इन द अल्टरनेटिव फॉर्म, दैट इज साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। अगर हम DNA की बात करें तो यहाँ पे पाया जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे थाइमिन को हटाकर इसकी जगह यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होगा। मीन्स एडेनिन डबल बॉन्ड से, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड जो इनके बीच में अरेंज होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा साइटोसिन के साथ, अगेन साइटोसिन इज बाउंड विद ग्वानिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड थाइमिन अगेन एडेनिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे थाइमिन की जगह, जहाँ पर ये थाइमिन है यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, अगर ए को जुड़ना है तो ये थाइमिन के साथ जुड़ रहा है किसमें? DNA में, लेकिन यूरेसिल में क्या होगा, RNA में क्या होगा? ये जुड़ेगा यूरेसिल के साथ। अंडरस्टैंड? तो ये है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ DNA एंड RNA। अब बच्चे एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसका मैं आज क्लियर कर देती हूँ क्या होता है। जब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जुड़ता है पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के साथ ही जुड़ा, तब ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसमें मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और पेंटोज शुगर, इसमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड अगर इसमें ऐड हो गया तब ये न्यूक्लियोटाइड बना देगा। ठीक है,
और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाता है, डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। जब डीऑक्सी राइबो शुगर पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर उस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो गया तब ये बना देगा न्यूक्लियोटाइड। आई होप यू हैव क्लियर इट। ओके, थैंक यू सो मच।